हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 81। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या फिर हमारे प्लेलिस्ट को जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, जैन मत। मैं आपको बता दूं, स्थानकवासी जो है फ्रेंड्स श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है जिसकी स्थापना 1653 ईस्वी में, याद रखिएगा 1653 ईस्वी में किसने की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, लज़वी नामक एक व्यापारी ने की थी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो कि संसार के रक्षा हेतु अवतारित होंगे ऐसा माना जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। ठीक है फ्रेंड्स, मैत्रेय को भविष्य के बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है या फिर इसको कहा जाता है कि ऐसा भी माना जाता है कि भावी बुद्ध। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि जिले की सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में जिले के जो सभी अधिकार थे वो कलेक्टर को दे दिया गया था और इस वजह से इनको फ्रेंड्स भारतीय सिविल सेवा का जनक के रूप में भी इनको माना जाता है। तो पहला पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इन्होंने 1793 में ईस्वी में बंगाल एवं अस्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति स्टार्ट की गई थी वो लॉर्ड कर्नवालिस ने की थी। कब की थी? 1793 ईस्वी में। बंगाल और बिहार दोनों में ऐसा संयुक्त रूप से माना जाता है। तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए कह सकते हैं कि असत्य है। तो यहाँ पे हमारा कथन दोनों ही सत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स जीन बैप्टिस्ट टर्वेनियर जो था इसी को माना जाता है। ये विदेशी यात्री था जो कि शाहजहां के शासनकाल में कब आया था। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी के समय में शाहजहां के शासनकाल में ये आया हुआ था। इसने फ्रेंड्स भारत के जो प्रसिद्ध हीरे हैं जैसे कोहिनूर जो हीरा था उसके संबंध में इसने जानकारी दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। बताइए शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है फ्रेंड्स, एलोरा का कैलाश मंदिर जो एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। बात करते हैं कि ये किस शैली में बना था। तो द्रविड़ शैली में बना था। और ये फ्रेंड्स विश्व प्रसिद्ध मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन से बादशाह था। यानी फ्रेंड्स भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय लंदन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो रहा था तो उस समय भारत के जो बादशाह थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को अंग्रेज हेक्टर मुनरो ने परास्त किया था। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं, ये पॉइंट्स गलत है। क्यों गलत है? पोर्टोनोवा के युद्ध तो यहाँ तक तो सही है कि पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया गया था, लेकिन फ्रेंड्स हेक्टर मुनरो के द्वारा नहीं, सर आयरकुट के द्वारा हराया गया था। इस वजह से ये कह सकते हैं कि गलत है। सेकेंड बात आपके मन में ये आ रही हो कि पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ कब था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पोर्टोनोवा का युद्ध 1783, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि 1781 में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट्स गलत हैं, इस वजह से कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमें बताना था कथन सत्य है, लेकिन दोनों ही कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रकूट के संदर्भ में विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि राष्ट्रकूट जो कि शाक्त संप्रदाय के उपासक थे। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दूं कि जो राष्ट्रकूट थे वो जैन धर्म के साथ साथ शैव धर्म के साथ साथ शाक्त संप्रदाय के भी उपासक थे, इसलिए कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि कृष्ण तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सुदी भारत आया था, जिसने तत्कालिक राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक का। सारे पॉइंट्स इसमें सही है, लेकिन फर्स्ट और जहाँ पे स्टार्टिंग के यही पॉइंट्स गलत है। कृष्ण तृतीय के शासनकाल में अरब जो निवासी अलम सुदी था वो नहीं आया था, यहाँ पे आया था इंद्र तृतीय के शासनकाल में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था अरब निवासी अलम सुदी। क्लियर, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट था, लेकिन सेकंड गलत है, इस वजह से हम कहेंगे राइट आंसर होगा केवल एक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जेम्स एंड्रूज रैमसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। बताइए फ्रेंड्स, जेम्स एंड्रूज रैमसे जो था वो किसका वास्तविक नाम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम यही था, जेम्स एंड्रूज रैमसे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। डलहौजी का शासनकाल जो था, यानी कि भारत में यह गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक शासनकाल रहा, तो 1848 से लेकर के 1856 तक ये भारत में इसका गवर्नर का शासनकाल रहा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भूमि कर के बारे में बात की, यानी कि कर से संबंधित हम पॉइंट्स के देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नवीन करों की स्थापना की थी, यानी 2 नए करों की स्थापना की थी। और वो 2 नए कर कौन से थे, एक तो चराई कर था और एक था गड्ढी कर। ठीक है फ्रेंड्स, गड्ढी कर कभी कभी घरी कर भी देता, याद रखेंगे। जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और जो गड्ढी कर था वो फ्रेंड्स घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि मतवालिन नामक जो चीनी यात्री था वो चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों पर विवरण दिया है। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। मतवालिन जो था एक चीनी यात्री था जिसने चालुक्यों के शासनकाल में आया था और भारत और चीन के संबंध में इसने विवरण दिया। पहला पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वितीय द्वारा कराया गया। देखिए ये पॉइंट्स भी करेक्ट हो रहा है। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है, और ये कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत किए गए, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वितीय ने कराया, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रथम होना चाहिए था, भीमदेव प्रथम ने कराया था। इस वजह से कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट जो कि गलत है। तो हमें बताना था कि सत्य कथन कौन, इसलिए केवल और केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था। बताइए फ्रेंड्स, बंगाल का द्वैत शासन जो था वो कब से कब तक चला था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1765 से 1772। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1765 में इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत किया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे। बताइए, प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रेंड्स क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स पॉलीगार का मतलब क्या था।
पॉलीकार एक सामंतवादी उपाधि दी थी जो कि फ्रेंड्स दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रणों को एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पॉलीकार का मतलब क्या था? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण को दी जाने वाली एक उपाधि थी। क्लियर? तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब आपको ये बताना कि यह त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है। ये मैंने क्वेश्चंस कई बार आपको बताया भी है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चंस का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो त्रिपुरी पड़ता है। कई लोग इसको समझ लेते हैं त्रिपुरा, तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरी जो है पड़ता है वो जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्थान था जिसमें 1939 में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण और वेगी से जोड़ता था। ठीक है, यानी कल्याणी को वेगी से जोड़ता था, वो आपको बताना है कि वो कौन सा शहर था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वो महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र का नाम था तगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तगर जो था फ्रेंड्स वो कल्याण और वेगी को जोड़ता था और ये महत्वपूर्ण केंद्र में माना जाता था, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकरण कौन है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आर्टिकल 341 यानी कि 341 के फर्स्ट और 342 के फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र की किसी जाति को या फिर किसी अनुसूचित जनजाति को यानी किसी जाति को अनुसूचित जाति या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से यहाँ संबंधित होगा। और ये किस आर्टिकल के तहत मैंने आपको बताया? तो 341 के फर्स्ट और 342 के फर्स्ट के अंतर्गत। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संघीय विधानमंडल को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 16 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या दिया गया फ्रेंड्स? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद है। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट में अगर बात करें फ्रेंड्स, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया था। और आपको पता है फ्रेंड्स कि विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में जो कि 10 दिसंबर को ही मनाया जाता, इसी वजह से तो कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इससे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों, एक और दो, दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ये तो बात होगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो होता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो अब क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो होता है वो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें से पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स पंचशील के बारे में। तो देखिए पंचशील जो शब्द था ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया, और जो ये जो शब्द था यानी कि पंचशील जो शब्द था, ये मैं आपको बता दूं जो बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते थे, जिसमें से 5 सिद्धांत दिए गए थे। और ये 5 सिद्धांत कुछ इस प्रकार के थे। पहले अगर बात करें तो एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना था। दूसरा था कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना था।
तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना था। चौथा था फ्रेंड्स समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाना। और पांचवा ये था कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में होना। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से पूछा गया कि कौन सिद्धांत नहीं था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत इसमें कुछ दिया ही नहीं गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में अधिकारी और सूची 2 में संस्था के साथ मैच करना है। तो बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपको पता है। तो फर्स्ट का 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध जो होता है फ्रेंड्स लोक लेखा समिति से संबंधित होता है। राज्य का अधिवक्ता के राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो इसका संबंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसका संबंध उच्च न्यायालय से है। तो सी का 4 के साथ मैच होगा। अगर बात करें फ्रेंड्स डी, तो भारत का महान्यायवादी है। भारत का जो महान्यायवादी है लोकसभा की बैठक में भाग लेता है। तो कह सकते हैं कि ये 2 के साथ मैच होगा। तो 4 का यानी कि डी का 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक अध्यादेश को संसद के सत्र के शुरू होने के बाद किस समय सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 6 सप्ताह। ध्यान रखिएगा 6 सप्ताह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी फ्रेंड्स मानव निर्मित झील है। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रेणुका जो झील होता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये मानव निर्मित एक झील होता है, यानी कि कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा रेणुका झील। नेक्स्ट वन क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर खालिस्तान में स्थित है। तो बताएं फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर जो होता है वो उसका लोकेशन क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सही तरीके से मैच कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें कोयली, जो कोयली परियोजना है वो उसका संबंध जो कि तेलंगाना से होता है, ना कि आंध्र प्रदेश, सॉरी ना कि गुजरात से। तो पहला गलत है। सेकंड क्या है कि नागपट्टनम, तो नागपट्टनम जो पड़ता है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में पड़ता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। सेकंड भी गलत है। नुमालीगढ़ बिल्कुल करेक्ट है। नुमालीगढ़ के बारे में हम लोग कल ही बात किए थे कि नुमालीगढ़ जो तेल रिफाइनरी है ये असम में पड़ता है और ये असम के किस जिले में पड़ता है। तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, गोलघाट जिले में पड़ता है। ठीक है, गोलघाट जिले में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी था वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, ऐसा होने का प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना है। जो नागालैंड के पर्वत है फ्रेंड्स वो बंजर होते जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि उसका प्रमुख कारण क्या है ऐसा होने का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी फ्रेंड्स झूम कृषि में लगातार वृद्धि करना। झूम कृषि के बारे में आपको पता है, मैंने क्या बताया था कि जंगल की सफाई करके वहाँ पे आग लगा दिया जाता है और आग लगाने के बाद वहाँ पे खेती के लिए उसको किसी भी तरीके से जुताई की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि झूम कृषि को लगातार वृद्धि की वजह से वहाँ पे बंजर होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि दुनिया का कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 7%। ध्यान रखिएगा 7% बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन फ्रेंड्स सबसे शानदार प्राकृतिक अजूबों में से एक माना जाता है, जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मणिपुर के कुछ खरपतवारों के तैरते हुए द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं और सस्पेक्टेड गाद द्वारा एक साथ रखी जाने वाली वनस्पति का क्षय करते हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है, पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह का पिक्चर होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स फुमंडी। ठीक है, फुमंडी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि नदियों का सही क्रम क्या है, यानी गोदावरी, महानदी, जो नर्मदा और ताप्ती, उनका सही लंबाई के अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा ये आपको बताइए। अवरोही क्रम में फ्रेंड्स आपको बताना है, यानी कि घटते क्रम में हम सजाना है।
तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो गोदावरी होता है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि गोदावरी सबसे, जो कि हमारा करेक्ट होना चाहिए पहले नंबर पे। तो देख सकते हैं कि गोदावरी सबसे पहले एक, और यहाँ पे इसमें भी आ रहा है। इसके बाद देखते हैं, देखिए गोदावरी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 64 नहीं, 1465 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 1465 किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स इसके जस्ट बाद आता है, अगर नर्मदा को देखें तो नर्मदा की कुल लंबाई होती है 1300, करीब 1312 किलोमीटर के करीब, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, जैसे कि गोदावरी सबसे पहला हो गया, उसके बाद नर्मदा आएगा आपका 3 नंबर पे। उसके बाद इससे छोटा के बारे में बात करें तो महानदी आ जाएगा। तो महानदी की जो कुल लंबाई होती है वो करीब करीब 858-50 के अंतर्गत ऐसा देता है। और अगर फोर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 हो गया, और उसके बाद जो बचा आपके पास 2। तो तापी नदी की जो लंबाई होती है करीब 724 किलोमीटर ऐसे देता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि राज्यों के समूह में किस राज्य को भाखड़ा नांगल बांध से पानी नहीं मिलता है? भाखड़ा नांगल परियोजना से पानी नहीं मिलता है, इनमें से किस राज्य को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राइट आंसर होगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया, ये आप याद रखेंगे। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को इससे पानी मिलता है, लेकिन उत्तराखंड को नहीं मिल सकता है। एंजल टैक्स या किस संदर्भ में देखा जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, एंजल टैक्स का जो संबंध है वो किस संदर्भ में हम देख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टार्टअप द्वारा उठाए गए अतिरिक्त पूंजी पर देय जो इनकम टैक्स होता है उसको कहते हैं एंजल टैक्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एंजल टैक्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2012 में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य ये है कि मनी लैंडरिंग को रोकना है, ठीक है, मनी लैंडरिंग को रोकना। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर को ध्यान से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि ए राइट आंसर हो जाता है, यानी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आपको पूछा जा चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भिलाईपुर है, दुर्गापुर है और ये राउरकेला है, वो अलग अलग जो देश से बने थे, किसके सहयोग से बने थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भिलाई है फ्रेंड्स। भिलाई, देखिए भिलाई जो था वो किस देश के सहयोग से बना था? तो इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी रूस के सहयोग से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर के बारे में बात करें तो दुर्गापुर की जो स्टार्टिंग की गई थी, इसकी उद्घाटन किया गया था 1962 में, लेकिन इसका स्थापना की स्टार्टिंग किया था 1956 से। इसकी किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। राउरकेला जो की बात करें तो ये फ्रेंड्स ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, और इसका उद्घाटन 1959 में किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि यदि एक मूल्य पर बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से अधिक है तो हम कहते हैं कि उस मूल्य पर बाजार में है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त आपूर्ति, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो का सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट्स में कह रहे हैं कि फिएट मनी का आंतरिक मूल्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो फिएट मनी होता है इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, फिएट मनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिएट जो मनी होता है उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है बोला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, फिएट जो मनी होता है एक प्रकार का मुद्रा होता है जिसे अक्सर सरकारी विनिमय द्वारा पैसों के रूप में स्थापित किया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहे हैं कि जो कि करेंसी नोट को फिएट मनी कहा जाता है, ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि करेंसी नोट को ही फिएट मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि आसपास के जानवरों और पौधों के संबंध में अध्ययन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, इकोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इकोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुपत्नी प्रथा का पालन करती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुपत्नी प्रथा का पालन करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स टोडा जनजाति। ठीक है, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि टोडा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ पे, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपीको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अपीको आंदोलन, न कि चिपको आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पांडुरंग हेगड़े ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जो कि ये आप देख रहे हैं अपीको आंदोलन, अपीको आंदोलन की शुरुआत 8 सितंबर 1983 को की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी? तो उत्तरी कर्नाटक के कन्नड़ जिले में किया गया था। इसका जो स्टार्टिंग किया गया था फ्रेंड्स, वो तत्कालिक यूपी यानी कि वर्तमान में जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, उसी से प्रेरणा लेकर के ये चलाया गया था, जो कि अपीको आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, इसके नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जो कि ए बिल्कुल करेक्ट है, गंगा के उत्तरी मैदान में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, गंगा के उत्तरी मैदान में। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिट्टी होता है फ्रेंड्स, मटीहर और हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण जो होता है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला के चट्टानों से उत्पन्न होने के बाद होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि बिहार में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट देखिए क्या, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी, यानी फ्रेंड्स वीनस। वीनस का मतलब शुक्र। शुक्र ग्रह को हम लोग सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके वातावरण में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वो काफ़ी हॉट होता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो कि वीनस जो होता है वो काफ़ी तरीके से चर्चा में रहता है, जैसे कि फ्रेंड्स इसको कहते हैं पृथ्वी की भगनी, क्योंकि पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात करें तो इसकी जो हर चीज़ समान होता है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी होता है, सबसे गर्म ग्रह तो आपने देख ही लिया, सांझ के तारा के रूप में भी जाना था, भोर का तारा के रूप में भी शुक्र को ही जाना था। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है कि पानी को वाष्प में बदलने को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पानी को वाष्प में बदलने को फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि इधर से भी हो सकता है, इधर से भी होता है। यानी कह सकते हैं कि पानी से भाप जब बनेगा तो भाप से हम वापस पानी भी तो बना सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन है पानी से भाप का बदलना, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण किसी तरल का गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी तरल के कारण जो लिक्विड होता है उसके गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि चारों ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यूरिया। ठीक है फ्रेंड्स, यूरिया जो होता है यकृत में उत्पन्न होता है, कह सकते हैं कि लीवर में इसका निर्माण होता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि मानवों में जठर की छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? यानी कि ह्यूमन्स में जो जठर का रस होता है उस छोटी आंत में खुलने का मुख्य जो होता है उसका मुख क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाइलोरस। ठीक है फ्रेंड्स, पाइलोरस के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। देखिए, जठर जो रस होता है उसके दो भाग होते हैं, जठर के दो भाग होते हैं, और एक भाग को कहते हैं फंडिक और दूसरे भाग को पाइलोरिक। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अक्रिय गैस जिसे हवा में नाइट्रोजन के लिए सांस लेने के लिए गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीलियम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, हिंदी में इसको अनावृत बीजी भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन
खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीवर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बनता है कि एनडीबी यानी फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई सहयोग संगठन द्वारा स्थापित किया गया। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जो एनडीबी है इसकी स्थापना ब्रिक्स में जितने भी देश है उनके द्वारा मिलकर के स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट गलत होता है। सेकंड क्या है कि एनडीबी का मुख्यालय बिल्कुल करेक्ट है कि शंघाई चीन में स्थित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में क्या रहा है कि भारत के केवी कामत एनडीबी के पहले और वर्तमान अध्यक्ष है, ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड राइट था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको हर दिन 2 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कराता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूज़र आईडी है niranjan.nikki। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया था, जो कि युवा अगर वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। आई होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।